प्रमिला एक गरीब औरत थी जिसकी आरती और राधिका नाम की दो बेटियां थी। राधिका उसकी सौतेली बेटी थी। प्रमिला राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति को दिए हुए वचन के कारण उसे अपने घर में रखती थी। एक रोज सुबह के समय आरती अपने कमरे से निकलकर प्रमिला के पास आती है और अपना सर पकड़कर कहती है, माँ, रात से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ताकि मैं दवा ले सकूं, वरना ये सर दर्द मेरी जान ले लेगा। बेटा, तो तुझे रात में ही बताना चाहिए था। तूने रात में क्यों नहीं बताया? बेवजह पूरी रात दर्द में तड़पती रही। और एक बात बता, तू इतना तड़प रही थी तब भी उस महारानी की आंख नहीं खुली। कहाँ है मेरी सौतेली बेटी? माँ, वो जमीन पर चटाई डालकर कमरे में सो रही है। अभी मुझे दर्द हुआ तो मैं बाहर आ गई। अभी तक सो रही है? उसे तो मैं बताती हूँ। सूरज सर पर आ गया, लेकिन वो महारानी अभी तक सो रही है। प्रमिला इतना कहकर कमरे में जाती है और राधिका के ऊपर से चादर खींचकर उसे जगाते हुए कहती है, तेरी अभी तक सुबह नहीं हुई ना? यहाँ तेरे बगल में कोई रात भर दर्द से तड़प रहा था, और एक तू है कि तेरी नींद ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। माँ, वो क्या है ना कि कल रात कुछ खाने को नहीं था तो भूख के कारण बहुत देर तक नींद नहीं आई थी। कहीं सुबह जाकर ही मेरी आंख लगी, इसलिए देर हो गई उठने में। तू कहना क्या चाहती है कि हमने खुद खा लिया और तुझे भूखा सुला दिया? सुबह सुबह इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तू हम पर। इस गरीबी में दो दो बेटियों का बोझ लेकर चलना कितना मुश्किल होता है। अरे तू क्या जाने। अगर मैंने अभी माँ को बता दिया कि मैंने रात को इनको और छोटी को खाना खाते हुए देख लिया था और इन्होंने जानकर मेरे लिए खाना नहीं बचाया है, तो फिर माँ कहेंगी कि मैं इन पर नजर रख रही हूँ। आप सही कह रही हैं माँ, मैं तो आपके लिए बोझ ही हूँ। अब अपनी ये बकवास बंद कर और जाकर गैस पर थोड़ा तेल गरम करके ले आ और आरती के सर में मालिश भी कर दे। रात से उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। माँ, पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। चक्कर भी आ रहे हैं बहुत। काम के नाम पर तो तुझे वैसे भी चक्कर आने लगते हैं। पहले जा, जो बोला है वो कर, बाद में तुझे खाने के लिए देती हूँ। कुछ काम करूंगी तभी तो पैसे मिलेंगे ना, और तभी तो कुछ खाने को मिलेगा, वरना मुझ गरीब के पास कहाँ कुछ होगा। अपनी माँ की बात सुनकर राधिका निराश होकर किचन में जाती है और पानी पीकर अपना पेट भर लेती है, जिसके बाद वो तेल लेकर आरती के सर की मालिश शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद राधिका अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कांता हाथों में खाने की थाली लेकर उसके पास आती है और कहती है, बेटी, ये वैष्णो देवी माता रानी का प्रसाद है, सभी लोग खा लेना। वो क्या है ना कि वहाँ से आने के बाद कन्या खिलानी चाहिए, तो बाकी लड़कियों को तो मैंने खिला दिया, लेकिन तुम दोनों बच गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए यही ले आऊं। आंटी जी, आप सच कह रही हैं ना? ये इतना सारा खाना मेरे लिए है? हाँ बेटी, ये सारा खाना तेरे लिए ही है। तेरी माँ और बहन को तो मैंने बुलाकर पहले ही खिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका। आपको नहीं पता कि आपने मुझ गरीब को ये खाना देकर कितना बड़ा एहसान किया है। राधिका इतना कहकर खाने की थाली लेकर घर के अंदर जाती है और जमीन पर बैठकर जैसे ही खाने का पहला निवाला उठाती है, तभी उसकी माँ और बहन वहाँ आ जाती है और उसके आगे से खाने की थाली उठाते हुए प्रमिला कहती है, घर का सारा काम छोड़कर चोरी चोरी बैठकर तू यहाँ अपनी पेट पूजा कर रही है, और हम बाहर धूप में काम कर रहे हैं। अब तुझे एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया कि हम भी भूखे होंगे, और तुझे ये खाना मिला कहाँ से? कहीं भीख तो नहीं मांगने गई थी ना? नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये खाना तो कांता आंटी ने दिया था मुझे। वो वैष्णो देवी मंदिर गई थी ना, वहीं का प्रसाद है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आप लोगों को तो पहले ही खिला दिया था, इसलिए मैं पहले खाने बैठ गई। दीदी, लेकिन वो तो हमने सुबह ही खाया था, तब से लेकर अब तक भूख नहीं लगेगी क्या? माँ, आप ये खाना मुझे दो, मैं खाऊं। माँ, थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना खाना, बहुत भूख लगी है। दोनों बेटियों की बात सुनकर प्रमिला राधिका को एक पूड़ी देकर सारा खाना अपनी बेटी को खिला देती है और कहती है, प्रसाद को प्रसाद की ही तरह खाना चाहिए। और आरती तो तेरी छोटी बहन है ना, अगर वो भूखी रहेगी तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? अपनी माँ की बात सुनकर राधिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। एक तरफ राधिका अपने गरीब हालातों से परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सौतेली माँ के जुल्मों से, जो उसे पेट भर खाना तक नहीं देती थी। समय बीतता है।
तभी एक दिन प्रमिला की दूसरी पड़ोसन कमला उसके घर आती है और राधिका को देखकर कहती है, प्रमिला, मैंने अपने मालकिन से तेरे काम की बात कर ली है, तू कल से काम पर आ सकती है। प्रमिला, तू कब तक अपने सर पर अपनी सौतेली बेटी का बोझ लेकर घूमती रहेगी? मैं क्या करूँ कमला, अब इसे मैं घर से भी तो नहीं निकाल सकती ना। अपने पति से वादा जो किया था, वरना मैं इसे एक पल भी अपने घर में ना रहने दूं। एक तो गरीबी ने पहले ही जान ले रखी है और जो थोड़ी बहुत बची कुची है वो इसने जान खा रखी है मेरी। तो तू उसकी शादी करके हमेशा के लिए इसको रवाना क्यों नहीं कर देती है? दोबारा फिर मुड़कर देखियो भी मत। अजीब बात करती है कमला तू भी। यहाँ गरीबी के कारण पेट भर के खाना तो नसीब नहीं है, शादी क्या करूँगी मैं इसकी। और तू क्या चाहती है कि हम यहाँ गरीबी से मर जाएं और ये महारानी अपने ससुराल में ऐश करे? अरे तू गलत समझ रही है। अभी अगर तू इसकी शादी नहीं कर रही है तो लोग तुझे ही ताने मारेंगे, लेकिन अगर शादी के बाद इसके साथ कुछ गलत होगा तो लोग उसकी किस्मत को ही बोलेंगे। तू कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। तू अपनी सौतेली बेटी की शादी मेरे जेठानी के पागल बेटे से करवा दे, वो लोग तो बिना पैसे के ही शादी कर लेंगे। इस तरह से तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और तेरे सर से सौतेली बेटी का बोझ भी उतर जाएगा। कमला की बातें प्रमिला के दिल में घर कर जाती है और उसके सुझाव को वो मान लेती है, जिसके बाद कमला अपने घर वालों से बात कर राधिका की शादी अपनी जेठानी की पागल बेटी से तय करवा देती है। इस बात से अनजान राधिका कि उसकी शादी एक पागल लड़के के साथ होने वाली है, वो अपनी शादी की खबर से बहुत खुश थी। समय बीतता है। समय के साथ राधिका की शादी एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के टाइम पर सहरे की वजह से दुल्हे का चेहरा दिखाई नहीं देता। शादी खत्म होने के बाद कमला जैसे ही दुल्हे का सेहरा हटाती है, उसमें दीपक की जगह अपने बेटे यश को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो यश पर चिल्लाते हुए कहती है, दीपक कहाँ है और तू उसकी जगह सहरे में क्या कर रहा है? इसकी शादी तो दीपक के साथ होनी थी ना। क्यों माँ, इस लड़की में क्या कमी है जो आप इसकी शादी दीपक भाई से करवा रही हैं, ये जानते हुए कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? तुझे ये सब किसने बताया? तुझे कैसे पता चला इन सब के बारे में? यश को ये सब मैंने बताया है। मैंने उस दिन आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन आप लोगों को जाहिर इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर आप लोग राधिका दीदी की शादी नहीं होने देते। माना वो मेरी सौतेली बहन है, मैं उन्हें कोई खास पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी जिंदगी बर्बाद होने दूँ। इतनी इंसानियत हमारे अंदर है जो कि माँ होकर आप लोगों के अंदर नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो आरती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी माँ किसी की जिंदगी बर्बाद करने की भी सोच सकती है। मुझे भी नहीं पता था कि माँ राधिका दीदी से इतनी नफरत करती है कि उसके चलते वो उनकी जिंदगी भी खराब कर सकती हैं। बल्कि मुझसे ज्यादा इनकी इज्जत सौतेली बेटी ने की है। फिर भी आरती की बात सुनकर प्रमिला और कमला की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, जिसके बाद दोनों राधिका से अपनी गलत हरकतों के लिए माफी मांगती हैं और उसे दिल से अपना लेती हैं। इस तरह से गरीब सौतेली बेटी की शादी एक अच्छे घर में और एक अच्छे लड़के के साथ हो जाती है।